Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College अजमेर. आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन, कोड 303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल, यूनिट नंबर 6, लीडर्स ऑफ फैशन, 6.1 डिज़ाइनर एंड 6.2 रूल ऑफ डिज़ाइनर के बारे में हम आज पढ़ेंगे. सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे लीडर्स ऑफ फैशन. तो लीडर्स ऑफ फैशन इटसेल्फ आर द डिज़ाइनर्स, बट लीडर्स उनको क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम शब्द लीडर्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो लीडर इज़ अ पर्सन हु लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन. इससे इसका ये अर्थ है कि लीडर वह होता है, वह व्यक्ति है जो किसी संगठन को आगे लेकर चलता है, उसे लीडर कहा जाता है. इसीलिए डिज़ाइनर भी अपने आप में एक लीडर होता है जो अपने पूरे वर्कर्स और कोलीग्स सबको लेकर साथ में चलता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है. अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन को देखेंगे, एक साधारण सी परिभाषा को देखते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल. यानी कि एक सामान्य गोल, यानी हमारा जो गोल है, यानी जो हमारा उद्देश्य है, जो एक गोल है सबका, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, वो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो एक कला के रूप में आती है, और जिसे वो लीडर यानी एज अ फैशन डिज़ाइनर वो अपने एक लोगों के समूह को किस तरह से मोटिवेट करता है टू अचीव अ कॉमन गोल. तो ये क्या है? ये एक लीडर की क्वालिटी होनी बहुत आवश्यक है. इन अ बिजनेस सेटिंग दिस कैन मीन डायरेक्टिंग द वर्कर्स एंड कोलीग्स विद अ स्ट्रैटेजी टू मीट द कंपनीज नीड. इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बिज़नेस की अगर हम सेटअप करते हैं, अगर हम कोई भी व्यापार को जब हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो लीडर होता है वो अपने वर्कर्स और कोलीग्स को एक कुछ निर्देश देता है. वो कुछ प्रकार के एक निर्देश देकर और उनको मोटिवेट करता है कि कंपनी की जो आवश्यकताएं हैं उनकी किस तरह से पूर्ति वह कर सकते हैं. और अगर हम इसको और हम साधारण भाषा में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लीडर इज़ द इंस्पिरेशन फॉर एंड डायरेक्टर ऑफ द एक्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि लीडर क्या होता है? एक किसी के लिए भी उत्प्रेरणा का कार्य करता है और किसी भी क्रिया को डायरेक्ट करने के लिए एक निर्देशक का कार्य करता है. तो किसी भी क्रिया का जो निर्देशन देता है वो भी एक लीडर है, और जो उसको उत्प्रेरित करता है वो भी एक डायरेक्ट लीडर की श्रेणी में लिया जाता है. अब हम किसी भी ग्रेट लीडर की हम देख सकते हैं कि 5 कोई भी एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लीडर कौन कौन सी हो सकती है. तो हम लीड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो हमने बहुत ही एक मुख्य प्रकार की क्वालिटीज़ ली हैं जो कि एक डिज़ाइनर में होती हैं, और वो कौन सी होती हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे इस थर्ड स्लाइड में. द 5 एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट डिज़ाइनर. सबसे पहला होता है क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब होता है कि जो उसका विजन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यानी वो जो देख रहा है उसे उसकी समझाने की क्षमता होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे. जो उसका विजन है यानी उसकी जो दूरदर्शिता है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ द विजन एंड व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश. तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर वो सामने सबके प्रस्तुत करना चाहिए उसको. डिसीवियसनेस, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी डिसीजन लेने की एक क्षमता होनी चाहिए, और बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी हिचक के जो भी वह कार्य करे उसको वो कमिटमेंट के साथ करे, यानी बिल्कुल उसमें घुसकर उसको मन से करे. इसलिए डिसीजन पावर होना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी क्वालिटीज़ एक ग्रेट लीडर में होनी आवश्यक है.
थर्ड है हमारा करेज। करेज यानी उसमें साहस होना चाहिए। जब भी कोई कार्य करे उसमें साहस की बहुत ही आवश्यकता होती है। देन कम्स अ पैशन। पैशन जो है वो भी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पैशन से ही वह दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। तो पैशन होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो जब उसमें क्या होगा, दूसरों को प्रेरित करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये उसका पैशन जो है वो क्वालिटी, पैशन क्वालिटी उसकी दर्शाएगी। फिर है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है, अब मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगी कि डिज़ाइनर्स अपने किस तरह से आइडियाज़ को एलिवेट करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, कैसे वो अपने डिज़ाइंस को कलेक्ट करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिज़ाइनर फॉलोज अकॉर्डिंग टू द फैशन। तो इसमें मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज देना चाहूँगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्रिएटिव आइडियाज़ आर एलिवेटेड बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। इसका मतलब है कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपने सृजन किए हुए विचारों को किस तरह से उसे एलिवेट करते हैं, किस तरह से उसे बढ़ाते हैं, जो कि दो माध्यम से होता है, अनुभव के माध्यम से और उनके खुद के कौशल से। इट इज़ अ चैलेंज टू फैशन डिज़ाइनर टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड द horizons, hone their skills and experiment with their strategies। तो इसका मतलब है कि फैशन डिज़ाइनर जब इस फील्ड में आ जाता है तो उसके लिए ये एक चैलेंज हो जाता है कि वो अपने होराइज़न यानी जो अपनी जो फील्ड है उसको वो एक्सपैंड करे, यानी उसको बढ़ावा दे और आगे बढ़ने के लिए या आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और अपने स्किल को जो है वो बहुत ही रिफाइंड करें या डिफाइंड करें, और साथ ही साथ अपनी जो कार्यशैली है उसमें वो लगातार उस पर प्रयोग करता रहता है और करता रहना चाहिए। द आइडिया बिहाइंड कलेक्टिंग एंड कैटलॉगिंग द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिज़ाइन is to build a framework for artful examination that designer can revisit regularly for inspiration and instructions। इससे ये तात्पर्य है कि जो डिज़ाइनर है वो अपने आइडियाज़ को किस प्रकार से कलेक्ट करके उसकी कैटलॉग्स बनाता है, और कौन कौन से मुख्य जो फैशन डिज़ाइन से संबंधित जो आवश्यक और प्रमुख सिद्धांत है किस तरह से उनको फॉलो करता हुआ अपने आर्ट को यानी अपनी कला को फ्रेम अप करता है और उसको एग्जामिन करता है, यानी उसका निरीक्षण करता है, और जो अपने कौन कौन से उसके इंस्पिरेशन थे और उसने कौन कौन से उस निर्देशों को फॉलो किया है नियमित रूप से, उन सब चीज़ों को भी वो अपने आइडियाज़ और विचारों में अभिव्यक्त करता है। एनीवन डिवोटेड टू फैशन, whether are a professional designer, a design student or a fashion DIY enthusiast। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति फैशन के प्रति डिवोटेड होता है या उसके प्रति झुकाव जिसका भी होता है, वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी हो सकता है, एक डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी भी हो सकता है, और या फिर फैशन से संबंधित कुछ एंथुजियास्ट हो सकते हैं, यानी जिनमें उत्सुकता बनी रहती है फैशन के प्रति, वो भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ फैशन डिज़ाइन इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वॉट वॉज इन स्टाइल लास्ट मंथ मे बी ओल्ड दैट नाउ। तो फैशन वर्ल्ड में क्या है कि फैशन डिज़ाइन का जो वर्ल्ड है वो हमेशा लगातार परिवर्तित होता रहता है। जो आज स्टाइल में है वो लास्ट मंथ में या आगे आने वाले महीने में वो पुराना भी हो सकता है। बट इफ़ यू नो हाउ टू स्टे अहेड ऑफ ट्रेंड्स एंड कीप योर डिज़ाइन स्किल शार्प, तो अगर हमें इस प्रचलन
के साथ अगर चलना है तो हमारे डिज़ाइन स्किल को बहुत ही शार्प करना पड़ेगा, यानी हमें बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे इसके लिए, जिससे इट ऑलवेज बी अहेड ऑफ द कर्व, यानी हम उसके बिल्कुल एट पार रह सकते हैं। Essentials of fashion designs offers the principles, tools and processes for succeeding in all the fashion endeavors। तो इसका मतलब है कि जो भी फैशन डिज़ाइंस की जो एसेंशियल्स हैं, यानी जो आवश्यकताएं हैं, वो हमें क्या बताती हैं, जैसे कि उसके सिद्धांतों के बारे में बताती हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, यानी कि कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं उनके बारे में बताती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें आगे फैशन में बढ़ने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, उनके बारे में हमें जानकारी देती हैं। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 100 कॉन्सेप्ट। अब अगर हम देखा जाए तो हमारे फैशन डिज़ाइन के वर्ल्ड में देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 कॉन्सेप्ट है जो हमारे को वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और हमारी जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी को उभारने के लिए से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको उभारने के लिए हमें मददगार होती हैं। The reference in each layout have been selected because they hone in on the essence of the topics with precision while allowing for the diverse reinterpretation and not simply reproduction। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा लेआउट बनाया जाता है, यानी जो डिज़ाइनर जो अपना लेआउट करता है, प्रत्येक लेआउट का रेफरेंस होता है, एक संदर्भ से संबंधित होता है जो वो चयनित करता है। क्यों करता है? जिससे कि जो भी उसका जो टॉपिक है उसका किस तरह से वो उसको निचोड़ निकाल कर उसको बहुत ही प्रिसाइज्ड तरीके से, यानी बहुत ही बारीकी से उसको किस तरह से प्रस्तुत करता है। इससे क्या होता है, एक डाइवर्स रीइंटरप्रिटेशन होता है, यानी उसको बहुत ही बड़ी तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेटेट करना, यानी उसको बताने की क्षमता आ जाती है। और केवल यही काम नहीं होता है डिज़ाइनर का कि उसको केवल कोई डिज़ाइन को बनाना है, बल्कि उस डिज़ाइन को किस तरह से वो समझाता है वो भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लीडर्स ऑफ फैशन। ह्यूमिलिटी से तात्पर्य है कि एक लीडर में विनम्रता होनी भी आवश्यक है। अगर वो स्ट्रिक्ट भी है फिर भी उसमें विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब कार्य किया जाता है तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में काम किया जाता है। अगर वह अपने कोलीग्स या वर्कर्स के साथ विनम्र नहीं रहेगा तो उसका जो कार्य है, जो गोल है, वो बहुत ही अधिक प्रभावित हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे लीडर्स ऑफ फैशन के कुछ की पॉइंट्स, जो कि इस प्रकार से। लीडर्स ऑफ पॉइंट्स में हम स्टडिंग द की पॉइंट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। देखिए, डिज़ाइनर शब्द जो है वो डिज़ाइन से ओरिजिनेट हुआ है। तो डिज़ाइन का मतलब होता है कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट जो कि एग्जीक्यूट इन एन आर्टिस्टिक और हाईली स्किल्ड मैनर, ये होता है हमारा डिज़ाइन। इसका मतलब है कि कोई भी योजना या परियोजना, प्रक्षेपण भी कहते हैं, को उच्च स्तर के कौशल, निपुण या अभ्यस्त कलात्मक रूप से निष्पादित या उसका संचालन करना। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा, हम कहेंगे मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। दूसरा है मीनिंग ऑफ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर कौन होता है उसके अर्थ को हम पहले समझेंगे। अ पर्सन हु इज़ specializes in designing, who carry out his own secret plans with creative features is known as a designer। वह व्यक्ति जो कि डिज़ाइन क्षेत्र में विशिष्ट हो या विशेषज्ञ हो और जो अपने स्वयं के
रहस्यमय योजनाओं को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है वह डिज़ाइनर कहलाता है। थर्ड है डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, पहले हम उसको पढ़ेंगे। अ क्रिएटिव पर्सन और अ थिंकर हु एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड मेक्स न्यू ऑब्जर्वेशंस, न्यू प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा। इसका अर्थ है कि जो अपने विचारों को, जो अपने एक सृजनात्मक व्यक्ति या विचारक या अन्वेषण करने वाला, जो नए डिज़ाइंस का अन्वेषण करने वाला डिज़ाइन के क्षेत्रों में, और नए अपने अवलोकन करना, नई भविष्यवाणी करना, नए पूर्व अनुमान करना, वह डिज़ाइनर कहलाता है। अब हम इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स के बारे में जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। और पहला कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ वर्क, सेकंड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ फैशन, थर्ड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन फिलॉसफीज एंड देन अदर टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स। कैटेगरी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ वर्क, इसमें 3 प्रकार के डिज़ाइनर्स आते हैं। हाई और नेम फैशन डिज़ाइनर्स, सेकंड इज़ अ स्टाइलाइज्ड डिज़ाइनर एंड थर्ड इज़ फ्रीलांस डिज़ाइनर्स। दूसरा जो मुख्य कैटेगरी है जिसे हमने बेसिस ऑफ फैशन के अनुसार क्लासिफाई किया है, उसमें अपैरल डिज़ाइनर ही आता है। और अपैरल डिज़ाइनर्स को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ऑते कुतूर, यानी कि वह डिज़ाइनर जो बहुत ही फाइन स्विंग से संबंधित कार्य करते हैं। दूसरा है प्रेत-पोतर, जो रेडी टू वेयर गारमेंट्स पर डिज़ाइनिंग करते हैं। और सी इज़ मास फैशन। देन थर्ड कैटेगरी है विच इज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन फिलॉसफी। इसमें 9 टाइप्स के डिज़ाइनर्स होते हैं। पहला है नरेटर्स, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ाइनर भी कहते हैं। सेकंड है सेलिब्रिटी और पर्सनालिटी डिज़ाइनर। थर्ड इज़ एस्पिरेंट। फोर्थ इज़ कंसेप्शनलिस्ट। फिफ्थ इज़ मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। सेवेंथ इज़ अ टेक्निकल डिज़ाइनर। एट्थ इज़ आर्टिसंस, जो कि टेलर्स डिज़ाइनर्स भी होते हैं। और नाइन्थ है फ्यूचरिस्ट डिज़ाइनर्स। लास्ट कैटेगरी जो होती है, जो अन्य प्रकार की अपैरल से संबंधित डिज़ाइनिंग करती है, यानी जो उसकी सहायक सामग्री, यानी कि जो फैशन एक्सटेंडर्स होते हैं, उनकी जब डिज़ाइनिंग करती है तो वो डिज़ाइनर्स अलग होते हैं। तो वो किसी भी गारमेंट को फुलफिल करने के लिए आवश्यक होते हैं। वो अन्य डिज़ाइनर्स में आते हैं। पहला है एक्सेसरी डिज़ाइनर, सेकंड इज़ फुटवेयर डिज़ाइनर, थर्ड इज़ ज्वेलरी डिज़ाइनर, फोर्थ इज़ मिलेनर, देन सिक्स्थ इज़ lingeries designers, और and many other designers, any other types of designers. अब हम बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वर्क्स के डिज़ाइनर्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहला है हाई फैशन डिज़ाइनर्स, जिन्हें हम नेम डिज़ाइनर्स भी कहते हैं। हाई फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित या प्रख्यात डिज़ाइनर होते हैं। ये एक प्रोमिनेंट यानी कि एक प्रसिद्ध डिज़ाइनर्स हैं हु क्रिएट्स, प्रमोट्स एंड फॉलो द लेटेस्ट हाई फैशन, यानी कि वह डिज़ाइनर जो
नवीनतम उच्च फैशन का अनुसरण करते हैं, उनका सृजन करते हैं, प्रचार करते हैं एवं अनुसरण करने के लिए भी उसे प्रोत्साहित करते हैं। दे आर विथ स्पेशल क्वालिटीज़ देन अदर्स, यानी अन्य के अलावा, अन्य डिज़ाइनर्स के अलावा इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण या क्वालिटीज़ होती हैं। ओरिजिनल डिज़ाइंस आर मेड फॉर द सेलिब्रिटीज़, ये जो भी डिज़ाइन करते हैं, ये जो इनके ओरिजिनल डिज़ाइंस या जो मौलिक डिज़ाइंस होते हैं वो मुख्यतः ख्याति प्राप्त लोगों के लिए ही करते हैं। इन डिज़ाइनर्स के लेबल्स का प्रयोग किया जाता है। ये डिज़ाइनर्स जो हैं, इनके नाम पत्र जो होते हैं उनका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है इनके डिज़ाइंस में। दे हैव अ एस्टैब्लिश्ड इमेज, इनकी एक स्थापित इमेज होती है। दे ओन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैशन हाउस, इनका एक फैशन हाउस होता है, उसकी सारा उत्तरदायित्व इन डिज़ाइनर्स के ऊपर होता है। ये डिज़ाइनर्स जो हैं ये विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि रेडी टू वेयर, प्रेत-पोत, एज वेल एज कस्टम डिज़ाइंस। तो ये रेडी टू वेयर डिज़ाइंस भी करते हैं एज वेल एज कस्टम डिज़ाइन। कस्टम डिज़ाइंस वह डिज़ाइंस होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए जब डिज़ाइनिंग की जाती है तो उसे कस्टम डिज़ाइन किया जाता है, विच are followed according to the individual requirement. It is known as a custom designers. It is also known as a tailored designs, और इसे हम bespoke designers भी कह सकते हैं। Many manufacturers license the use of their prestigious name to manufacture of accessories, fragrance, cosmetics and home fashions. कई प्रकार के जो निर्माता होते हैं इनके लाइसेंस का प्रयोग करते हैं। इनकी जो प्रतिष्ठित जो इनका नाम है, कुछ निर्माताओं के द्वारा उसका वह लाइसेंस ले लेते हैं और अपने कुछ चीज़ें वो लोग उसका डिज़ाइन करके उनको वो नाम दे देते हैं। जैसे कि एक्सेसरीज़ को नाम दिया जाता है, जैसे सहायक सामग्री जिसे हम एक्सेसरीज बोलते हैं, फ्रेग्रेंस जैसे इत्र या सुगंधित चीज़ों को, कॉस्मेटिक्स यानी प्रसाधन सामग्री, एवं होम फैशन। होम फैशन वह फैशन होती हैं जो कि होम फर्निशिंग से संबंधित होते हैं। कई बार अन्य निर्माता क्या करते हैं, इनके डिज़ाइन कंपनीज़ को वो उसका संचालन करते हैं या उसका अधिकार प्राप्त करके दे टेक ओवर अ डिज़ाइन कंपनी, उनके अधिकार का संचालन करते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात या फिर उनके रिटायरमेंट के पश्चात। दूसरे डिज़ाइनर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टाइलाइज्ड डिज़ाइनर्स। ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं ये अपने कलात्मक रूप तथा परंपरा का प्रभाव जो है इनके डिज़ाइंस में उसका प्रभाव देखा जा सकता है, यानी उनके कलात्मक रूप का यानी आर्टिस्टिक फॉर्म एंड कन्वेंशंस जो हैं उनके डिज़ाइंस में किस तरह से प्रभाव डालता है उनको उसको देखा जा सकता है। ये जो भी डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं, यानी कि वह ओरिजिनल नहीं होते हैं। दे कॉपी द डिज़ाइन ऑफ हाई फैशन डिज़ाइनर्स। स्टाइलाइज्ड डिज़ाइनर का काम है कि वह नेम डिज़ाइनर्स या हाई फैशन डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस का अनुकरण करते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, यानी उसकी प्रतिकृति करते हैं। वर्क फॉर मैन्युफैक्चरर्स अडैप्ट द डिज़ाइनर्स ऑफ अदर नेम डिज़ाइनर्स। ये उन डिज़ाइंस को अडैप्ट करते हैं दूसरे नेम डिज़ाइनर्स के लिए।
अडेप्ट का मतलब होता है कि नेम डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस का रूपांतर करते हैं और उसका रूपांतर करके नए डिज़ाइंस का सृजन करते हैं। दे क्रिएट वेरिएशंस इन लेस एक्सपेंसिव फैब्रिक। ये कोई भी डिज़ाइंस में विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं तथा कम मूल्यवान वस्त्रों में डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं। They are involved in selection of color and fabric and in business decision. इनका जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि ये भागीदारी जो होती है वो वस्त्र के कलर, वस्त्र में तथा व्यापार संबंधित जो भी डिसीजंस होते हैं उन सब में ये शामिल होते हैं या इनकी भागीदारी अंतर्भूत होती है। तीसरे प्रकार के डिज़ाइनर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रीलांस डिज़ाइनर्स कहते हैं। ये डिज़ाइनर्स, इन डिज़ाइनर्स को हम स्वतंत्र या स्वच्छंद डिज़ाइनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये डिज़ाइनर्स अपनी जो सेवाएं होती हैं या सर्विसेज होती हैं विभिन्न प्रकार के नियोजकों को प्रदान करते हैं। ये अपना कार्य कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, यानी कुछ भी अनुबंधन के अनुसार ही ये कार्य करते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है और अस्थायी होता है। ये अपने लिए कार्य करते हैं, दे वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स होते हैं। इनको हम इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र डिज़ाइनर्स भी कहते हैं। ये अपने डिज़ाइंस को सेल करते हैं, डिज़ाइंस को हो या अपने स्केचेस जो इनके बनते हैं उनको ये बेचते हैं। और ये जो डिज़ाइंस होते हैं जो इनके, ये मौलिक भी हो सकते हैं एवं रूपांतरित भी हो सकते हैं, यानी they can be original designs as well as it can be adapted designs also। और ये उन निर्माताओं को जिनके पास ये काम करने को जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको ये अपने डिज़ाइंस को बेच देते हैं। They are not involved in selection of colors and fabric। इनका जो भागीदारी होती है या उनकी अंतर्भूत जो है रंग में या वस्त्र के चयन में बिल्कुल भी नहीं होता है। और किसी भी व्यापार के जो डिसीजन होता है या जो भी निर्णय लिया जाता है उनमें भी इनका कोई योगदान नहीं होता है। ये एक प्रकार के निष्पक्ष डिज़ाइनर्स भी होते हैं। अब हम डिज़ाइनर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जब डिज़ाइनर बनना चाहता है तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसी के आधार पर वह एक बहुत ही नामी डिज़ाइनर या फिर बहुत ही कार्यकुशल डिज़ाइनर बन सकता है। और ये क्वालिटीज़ होना अति आवश्यक है। हमने कुछ यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ को लिया है जो कि इस प्रकार है। पहली है एबिलिटी टू कीप मैनी आइडियाज़ इन फोकस एट अ टाइम, यानी एक ही समय पर अनेक विचारों पर केंद्रित करना, एक ही समय पर, उसमें वह सक्षम होना आवश्यक है। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय या न्याय लेने में स्वतंत्रता होना। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, यानी कि चिंतन में स्वतंत्रता। फोर्थ है क्यूरियस टू बी नोन अबाउट द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण में हो रही गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा होना। फिफ्थ है उसमें विजनरी क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी मोर इमेजिनेशन पावर होना आवश्यक है, यानी कि
स्व प्रदर्शित होना चाहिए, यानी अधिक काल्पनिक क्षमता का होना अति आवश्यक है। सिक्स्थ है जोखिम उठाना, यानी कि रिस्क बेयरिंग होना चाहिए। हर प्रकार का रिस्क लेने में उसमें तत्परता होनी आवश्यक है। सेवेंथ है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, और वो आशावान होना चाहिए और उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि एक सफलता का सूचक होता है। आठवां है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपने कार्य में लचीलापन होना अति आवश्यक है और अपनी ओपिनियंस को अभिव्यक्त करना भी उसे आना चाहिए। नाइन्थ है इंट्यूटिव होना चाहिए। इंट्यूटिव यानी अंतर्ज्ञानी होना चाहिए और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में किसी भी कार्य को आसानी से उसको शीघ्रता से उसे संभालना आना चाहिए। टेंथ है प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, यानी किसी भी जटिल जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको प्राथमिकता देना उसको आना चाहिए। 11वां है ऑक्यूपाइड विद द टास्क, यानी अपने कार्य में अधिकृत होना चाहिए। 12th है सेल्फ एसर्टिवनेस, यानी स्वयं में दृढ़ता या निश्चयात्मकता होना। 13th है ओरिजिनलिटी, यानी नो कॉपी वर्क, यानी नवीनता वैसे और प्रतिलिपि या नकल ना करने वाला हो। 14th है प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी प्रायोगिक प्रवीणता होना। 15th है नॉलेज ऑफ प्रेवलेंट ट्रेंड्स, यानी प्रचलित प्रवाह का ज्ञान होना। 16th है साइकोलॉजिस्ट, यानी मनोवैज्ञानिक होना। 17th है नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यानी सामान्य ज्ञान की रुचि का ज्ञान होना। 18th है इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी नए प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने में या नवीन कार्य करने में पहल करना। 19th है फ्लेयर। फ्लेयर यानी ये एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता होना जिसमें खुद को ग्रूम करना है और अपनी सेंस ऑफ स्टाइल होना उसमें। 21 है हमारी दक्षता, जिससे हम कहते हैं एनर्जेटिक होना। 20th है हमारा एनर्जेटिक होना, यानी ऊर्जावान एवं एफिशिएंसी होना, यानी एनर्जेटिक एंड एफिशिएंसी होना, यानी दक्षता होना। एनर्जेटिक जो है वह आपकी भौतिक शक्ति या आंतरिक बल से संबंधित होता है और एफिशिएंसी का मतलब है वे व्यवस्थित और संगठित या सुनियोजित वाली उसमें क्षमता होनी आवश्यक है। 22nd है हमारा कि पैशन होना। पैशन का मतलब है कि किसी को भी इंस्पायर करने के लिए उसमें दूसरों को प्रेरित करने का उत्साह होना आवश्यक है। पेशेंस होना यानी धैर्य होना, अधिक सहनशील होने की क्षमता होना। नेक्स्ट है परसेप्शन, यानी उसका जो परसेप्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जैसे कि उच्च बुद्धिमान तथा कोई भी समस्या का समाधान करने की उसको अनुभूति होनी चाहिए, यानी कि हाई इंटेलिजेंट एंड रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी साधन संपन्न होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डिज़ाइनर कोई कार्य करता है अगर उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो डिज़ाइनिंग करने का कोई भी मतलब या कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। इसलिए जब तक आप रिसोर्सफुल नहीं होंगे, आपके पास सामान नहीं होगा, सिर्फ बोलने से या सुनने से या सुनाने से कुछ नहीं होता है, रिसोर्सफुल होना भी उतना ही आवश्यक है।
किसी को समझाना है, किसी को करके दिखाना है, उसके लिए रिसोर्सफुल होना यानी साधन संपन्न होना बहुत अधिक ज़रूरी है और आवश्यक है। फिर है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है मनोदशा। मनोदशा यानी उसकी किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी लीडरशिप की क्वालिटी में पढ़ा था कि वो उसकी जो प्रकृति है वो शांत होनी चाहिए, तनाव रहित होनी चाहिए और प्रफुल्लित होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक डिज़ाइनर को एक फुलफिल करता है और उसको संपूर्ण बनाता है। देन ही शुड हैव अ राइटिंग स्किल। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग स्किल है। इसमें ये है कि कोई भी जो अपनी स्किल है, जो भी अपने डिज़ाइंस को है वो पेपर पर लिख कर मतलब दर्शा सकता है, यानी उसमें लिखने की कुशलता होनी आवश्यक है। इससे क्या होता है कि जब वो अपने आप डिज़ाइंस को समझाएगा, जब किसी और डिज़ाइनर को जब यदि उसके संपर्क में वो एक प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी के संपर्क में नहीं है तो वह अपनी राइटिंग स्किल के माध्यम से उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसलिए लिखने की कुशलता भी बहुत ही आवश्यक है। फिर है पंक्चुअलिटी यानी समय निष्ठा होना या समय का पालन करना या समय का पाबंद होना, ये भी एक डिज़ाइनर में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर पंक्चुअलिटी नहीं होगी तो कोई भी कार्य वो समय पे नहीं कर पाएगा और ये होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद में कुशलता होना भी अति आवश्यक है। द नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास होना, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मविश्वास अपने कार्य के प्रति नहीं होगा तो वह आगे कोई भी काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता होना। कमिटमेंट यानी जो भी कार्य हाथ में ले उसे पूर्ण करने में वह सक्षम होना चाहिए, इसीलिए किसी भी कार्य के प्रति उसकी बद्धता आवश्यक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चार्म। चार्म का मतलब है कि उसका बिहेवियर यानी उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी उसके व्यवहार में सौम्यता होना आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट है कि वो आर्टिस्टिक होना चाहिए। उसका जो भी कार्य है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, यानी कि कलात्मक रूप से उसको कार्य करना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा है रोल ऑफ अ डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर का क्या भूमिका होती है फैशन फील्ड में या फैशन इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम जानेंगे और इसके कुछ बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है कि डिज़ाइनर्स आर द पर्सन विद स्पेशल टैलेंट्स। तो डिज़ाइनर्स में एक विशिष्ट प्रतिभा या कौशल या योग्यता होती है और ये उन प्रतिभाओं से संपन्न होते हैं। इसीलिए ये फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा है दे प्रोवाइड आर्टिस्टिक एंड प्रैक्टिकल आइडियाज़, यानी कि ये अपनी कलात्मक एवं प्रायोगिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। थर्ड है डीप नॉलेज ऑफ लाइफ स्टाइल्स, यानी कि इनमें बहुत ही गहरी पहचान होती है इनको जीवन शैलियों के बारे में। और इसी तरह से ये आगे जब कोई भी पूर्व अनुमान लगाना होता है या किसी भी जहाँ पे हमें डिज़ाइन को प्रस्तुत करना होता है तो ये कुछ जीवन शैलियों से रूबरू हो जाते हैं या उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसके बारे में उनकी जानकारी होती है। तो ये उस समय डिज़ाइन करते समय इन बातों का भी बहुत ही ध्यान रखते हैं। फोर्थ है एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर फैशन ट्रेंड। तो आगामी प्रचलन में क्या होगा, मतलब आगे भविष्य में कौन सा फैशन आएगा, कौन सा प्रचलन फैशन का चलेगा, उसके बारे में भी वह सक्षम होते हैं। फिफ्थ है अवेयर ऑफ द करंट इवेंट्स, यानी कि जो भी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं
उसके प्रति वे जागरूक होते हैं और उससे वे अवगत या परिचित होते हैं, जिससे वे फैशन इंडस्ट्री को अपनी इस भूमिका, इस क्वालिटी से उनको रूबरू कराते रहते हैं और आगे इसी प्रकार से फैशन इंडस्ट्री को बेनिफिट्स भी होते हैं। अवेयर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि जो भी सोशो इकोनॉमिक आर्थिक जो स्थितियां होती हैं उसके प्रति भी जागरूक होकर वे इंडस्ट्री को आगे इससे अवगत कराते रहते हैं। सेवेंथ है हैज़ अ साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, यानी कि इनका एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है या अंतर्दृष्टि होती है या परिज्ञान होता है, जिससे वो फैशन इंडस्ट्री को इन क्वालिटी से भी अवगत कराते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में इनका क्या रोल होता है। थैंक यू।